गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिक्रूटमेंट पर कुछ डिस्कशन। आज हम रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी हम कहाँ से किस तरीके से रिक्रूट करेंगे। देखिए, रिक्रूट करने के दो तरीके हैं, एक तो इंटरनल सोर्सेज हैं और एक एक्सटर्नल है। अब इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है कि जो लोग आपके पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है थोड़ी हायर पोस्ट के लिए, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके पास लोअर पोस्ट पे कुछ ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हीं में से आप कुछ लोगों को प्रमोट करके उस हायर पोस्ट पे लेके जा सकते हो। और अगर लोअर पोस्ट पे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं तो अब आपको फिर नए लोग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, आपका काम इंटरनल सोर्सेज से ही हो गया। तो कभी कभी हम लोगों को प्रमोट करके भी अपना काम चला लेते हैं। दूसरी बात है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करके। मान लीजिए हमारा जैसे दो ब्रांचेस हैं हमारे पास और एक ब्रांच में एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, तो आप उस एक्स्ट्रा में से कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी दूसरी ब्रांच में सेलिंग फोर्स के तौर पे, जहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ आपको बाहर से लोग लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ इंटरनल सोर्स की बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके के लोगों की आप तलाश कर रहे हो वो सब आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हो जाए, ठीक है। उसके लिए फिर हमें एड्स देनी है, राइट। आप देखते हो टीवी पे भी और रेडियो पे भी और न्यूज़पेपर्स में भी इस तरीके की एड्स आती हैं, और अब तो इंटरनेट पे भी आने लग गई हैं। naukri.com टाइप इस तरीके की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जॉब्स के ऑफ़र आते हैं। तो विज्ञापन देकर भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। नाउ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और पर्टिकुलर प्रोफेशन के को अडॉप्ट किए हुए, मतलब प्रोफेशनल कोई क्वालिफ़िकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ से भी हम उन ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को जो मान लीजिए फाइनल ईयर में हैं और अभी उस डिग्री के बाद जो है वो जॉब की तलाश करेंगे, तो कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं जिनको अपने यहाँ के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ डायरेक्टली वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर इस तरीके के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेगी, इस तरीके के टेस्ट कंडक्ट करेगी, और जब उनकी डिग्री पूरी हो जाएगी तो वो डायरेक्टली वहाँ उस कंपनी में अपना उस जॉब को ले सकते हैं। तो वो ऑफ़र उनको पहले ही वहाँ मिल जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स को भी एक एक्सपोजर मिल जाता है और उनको जॉब तलाश करने के लिए जगह जगह घूमना नहीं पड़ता, और कंपनीज़ को वहाँ पर अच्छे और इंटेलिजेंट जो भी फोर्स, जो भी मैन पावर है वो अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कोई और कंपनी है, वहाँ से कोई छोड़कर आना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो भी इस बात की तलाश में, मान लीजिए कोई ज़्यादा सैलरी लेना चाहता है एंड यू आर ऑफरिंग हैंडसम सैलरी इन कंपैरिजन ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन, तो डेफिनेटली आपके पास दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग छोड़कर जॉब के लिए आएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स पर्सनल। ऑब्वियसली कई बार आपके यहाँ पे कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनके कुछ जानकार हैं, जिनके कुछ फ्रेंड्स हैं, जिनके कुछ और इस तरीके के लोग हैं जो जिनका रेफरेंस वो देते हैं, तो उस रेफरेंस के बेस पर भी हम उन लोगों को बुला सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा ये भी माना जाता है कि जानकारी के आधार पर अगर किसी पर्सन को लगाएंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें परेशानी कम होगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ भी हैं जो कुछ तो गवर्नमेंट ने जैसे खोल रखी हैं, इस तरीके के एक्सचेंज हैं जहाँ पर लोग जो जॉब की तलाश में हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। वहाँ से भी हम ऐसे लोगों को सर्च कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि लोग अपना बायोडाटा वगैरह सबमिट कराएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी हम पता कर सकते हैं इस बात का कि इस तरीके की डिग्री, इस तरीके की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का कोई पर्सन है जिसको हम अपने यहाँ पर काम पे ला सके, राइट। नेक्स्ट इज़ फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो हमें कई बार छोड़कर चले जाते हैं, दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, या ये भी लगा लीजिए कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा, तो अगर वो वापस आना चाहें एंड इफ़ दे आर कैपेबल एंड दे आर एफिशिएंट, देन वी कैन कॉल देम अगेन, ओके।
नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना रिज्यूमे, अपना बायोडाटा देकर जाते हैं, और जब भी हमें उनकी ज़रूरत आती है हम उनके फ़ोन नंबर्स के आधार पर उनको कॉन्टैक्ट करके उनको अपने यहाँ पे बुला सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर डेटा बैंक। इसमें ऑब्वियसली ये तो जस्ट यही लगा के जा सकते हो कि डिफरेंट कंपनीज अपनी वेबसाइट्स चलाती हैं, और वहाँ उस वेबसाइट से पता लग जाता है कि किस कंपनी को किस जॉब के लिए किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है, तो वी कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब। तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द रिक्वायर्ड सेलिंग फोर्स, राइट। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में, मान लीजिए कोई काम करना चाहता है तो आप ऐसे कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो कुछ चार्जेस आपसे लेंगे और उसके बदले में आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की जॉब्स के ऑफ़र है। तो ये भी एक तरीका है सेलिंग फोर्स को रिक्रूट करने का, राइट। अभी ये तो हो गया रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स। अब आपके पास आपको 50 लोगों की ज़रूरत है, बट आपके पास एप्लीकेशन 1000 आ गई हैं, तो हाउ कैन यू गिव ऑल द पर्सनस न्यू जॉब्स? तो यू हैव नो सच रिक्वायरमेंट ना। तो आपको तो सिर्फ 50 लोगों की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली यू विल हैव टू सेलेक्ट 50 आउट ऑफ 1000। 1000 लोगों में से आपको 50 सेलेक्ट करने हैं। हालांकि बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है आज की डेट में। आपको एक से बढ़कर एक कैंडिडेट अवेलेबल हो सकते हैं, एंड एट सम मोमेंट यू कैन फील कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कुछ लोगों को रिजेक्ट करना, क्योंकि आपको बहुत माइनर सा या स्लाइट सा डिफरेंस नज़र आता है कई बार दो लोगों की कैपेबिलिटीज़ में, राइट। तो सिलेक्शन के लिए हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। तो सिलेक्शन का मतलब होता है कि कुछ लोग आए और उसमें से कुछ को आपको रिजेक्ट करेंगे और अब कुछ को एक्सेप्ट करेंगे। सो यू विल डिवाइड द टोटल एप्लीकेंट्स इनटू 2 पार्ट्स। वन इज़ एक्सेप्टेड एंड वन इज़ रिजेक्टेड, राइट। अब आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स यू विल कीप इन योर माइंड वाइल सेलेक्टिंग द सेल्स फोर्स। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, मतलब फोकस करेंगे। जैसे जो भी पर्सन हम सेलेक्ट करेंगे डेफिनेटली उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, कारण ही इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, ही इज़ गोइंग टू टॉक टू कस्टमर्स, एंड ऑब्वियसली आज का समय आपके स्किल्स का टाइम है जिसमें आपको कम्युनिकेशन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, राइट। तो इन दैट केस आपकी बात में क्लैरिटी हो, आपकी बात में एक जान हो, आपका बात करने का तरीका बहुत डिसेंट हो, ये बहुत सारी चीज़ें, आपकी लैंग्वेज पे कमांड हो, दैट इज़ मस्ट, राइट। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जॉब में। जिस जॉब के लिए हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, यू विल हैव टू टेक द इंटरेस्ट इन दैट जॉब। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो है फील्ड जॉब में है नहीं, आपका इंटरेस्ट सिटिंग जॉब में, आप यू जस्ट वांट ऑफिस जॉब, देन यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। बाय क्यों? सेलिंग फोर्स का तो काम ही कस्टमर के साथ बात करना है, तो ऑब्वियसली उसको कस्टमर के घर भी जाना पड़ सकता है, उसको कस्टमर को फ़ोन भी करना पड़ सकता है, उसको कस्टमर से किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली एक तरीके की फील्ड जॉब हो सकती है। तो आपको अगर उस जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है, देन यू आर नॉट हियर टू बी सेलेक्टेड, राइट। नेक्स्ट इज़ एडिक्वेट एजुकेशन। तो कहीं डेफिनेटली जब भी ऐसी सिलेक्शन होती है तो क्राइटेरिया तो मेंटेन किया जाएगा ना, कि आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप MBA होने चाहिए, आप BTech होने चाहिए, आप ऑब्वियसली जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके अकॉर्डिंगली एक एजुकेशन की जो एक डिग्री है दैट मस्ट बी देयर, राइट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंस में, और जितना एक्सपीरियंस आपका होगा उतना बढ़िया है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ भी मायने रखती है कि कैंडिडेट वही बढ़िया है जिसने इस फील्ड में ऑलरेडी काम किया हुआ है। फिज़िकल क्वालिटीज़ की बात करें तो डेफिनेटली आपकी आवाज़ में जान होनी चाहिए, आपके अंदर एक दूसरों को कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए, आपका एक अच्छा नेचर होना चाहिए, जॉली नेचर होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए। मेंटल क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, आपके अंदर लॉजिकल या रीजनिंग जिसे आप कह सकते हैं वो पावर हो,
और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, मेंटली आप मैच्योर होने चाहिए। सोशल एक्टिविटीज़ में ऑब्वियसली कस्टमर्स के साथ डील करना है तो यू मस्ट बी सोशल। ऐसा नहीं है कि आप कटे कटे रहो, ये गलत बात है। आपका बिहेवियर बिल्कुल फ्रेंडली हो, आप जो है लिबरल, आप बहुत पोलाइट हों, ये दिस इज़ ऑल्सो मस्ट इन एनी पर्सन रिगार्डिंग सेलिंग एक्टिविटीज़। मोरल क्वालिटीज़ की हम बात करें तो जो बात आप कर रहे हैं वो बहुत रिलायबल हो, बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाले ना हो। लॉन्ग रन में कस्टमर हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं क्योंकि आपको लॉन्ग रन तक उस कस्टमर के साथ अपने आप को जोड़े रखना है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार सेल करनी है, आप चाहेंगे कि वो कस्टमर बार बार आपके पास आए। तो बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि कई बार हम किसी एक शॉप पर सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें उस दुकानदार का बिहेवियर अच्छा लगता है, पोलाइट है। हालांकि चाहे वो दूसरे शॉप के कंपैरेटिवली आपको शायद एक चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर रहा हो, बट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर आपको वो बात उतनी बुरी नहीं लगती, राइट। तो वो ये चीज़ है कि आपका एक आपका जो एक भरोसा है कस्टमर पर, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपकी बात करने में जो एक रिलायबिलिटी उनको मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं। Next is product knowledge. Definitely you are going to contact with customers and you will have the knowledge of your product. जिस प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर उसकी नॉलेज ही नहीं है तो मीन्स कि आपका होमवर्क क्लियर नहीं है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एज की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एज और बहुत कम एज दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है। एज ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह के कस्टमर के साथ डील करने में कंफर्टेबल पर्सन फील करे। रीजनल, अगर हमें जिस एरिया के लिए सेलिंग फोर्स चाहिए, अगर हमें उसी तरह के लैंग्वेज वाला, उसी तरीके के पहनावे वाला अगर कोई पर्सन मिल जाता है तो दैट इज़ वेरी गुड, राइट। क्योंकि वो अपने लोकल एरिया की सारी चीज़ों को, सारी प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से वो जानता है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ के कस्टमर के साथ डील करने में। एंड द नॉलेज ऑफ बाइंग बिहेवियर, ऑब्वियसली बायर को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो बायर किस बात को लेकर, किस चीज़ से वो अट्रैक्टेड है, किससे वो, कि क्या उसकी प्रायोरिटीज़ है, क्या उसकी चॉइसेस हैं, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ सेलिंग फोर्स। सो दीज वर द मेन points to be considered while selecting the selling force, right? Now next point is responsibility of selling salesman. Who should select salesman? पहले तो ये कह रहे हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलेक्ट करेगा कौन, यानी किसको ये काम सौंपा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिस्टम है। मान लीजिए कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, भाई वहाँ तो ऑनर ही है, वो इतनी ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं है कि वो इस काम के लिए भी अलग लोगों की अपॉइंटमेंट करे। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो जो ऑनर होगा वही इस काम को करेगा। अभी थोड़ा सा अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर डिपार्टमेंट्स अलग अलग बना रखे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेलिंग अलग है, परचेज अलग है, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा उसका काम होगा कि सेलिंग फोर्स में इस तरीके के लोगों की सिलेक्शन करें। नेक्स्ट जो है दैट इज़ पर्सोनल डिपार्टमेंट। कई जगह पे पर्सोनल डिपार्टमेंट के नाम से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को डील करना होता है। सिलेक्शन बोर्ड और जो बहुत बढ़िया जो बिग हाउसेस हैं, बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर बाकायदा बोर्ड्स होते हैं जिनका काम ये सेलिंग फोर्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करना है। उसमें चाहे उनकी रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उनके इंटरव्यूज़ हैं, रेफरेंस चेक है, सब कुछ आता है उसमें। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। बहुत बार हम एक्सटर्नल लोगों की भी हेल्प लेते हैं इस काम के लिए। हम कंसल्टेंट्स की अपॉइंटमेंट करते हैं कि वो डिसाइड करें या वो हमें बताएं कि एम्प्लॉयज़ को वो हमसे मिलवाते हैं। तो इस तरीके से ये काम भी एक सिस्टमेटिक तरीके से हो सकता है। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम एम्प्लॉयमेंट को हम अपनी सेलिंग फोर्स को अपने यहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. In the next video we will discuss more topics. Thank you so much. Bye bye. Take care.